नमस्कार, मैं हूं विश्वास पारोलकर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेली ईआरपी 9 में अकाउंटिंग बिल्कुल शुरू से। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आज के सेशन में मैं जो आपको मूलभूत जानकारी देने जा रहा हूं उसको आप नोट भी कर लें, गौर से उसको सुने और उसी को फॉलो करें, तो दैट जब एक्चुअल और लाइव वर्किंग के समय आएगा तब आपको दिक्कतें नहीं। ठीक है। तो अकाउंटिंग जब आप टेली में स्टार्ट करें तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है उसकी पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमें कौन सी वर्किंग समझना रहेगी, किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकली वन बाय वन हम उसे सीखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो ये आप देख सकते हैं फ्लो ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हमें टैली में कंपनी का क्रिएशन करना होता है। कंपनी का क्रिएशन वन टाइम करना है आपको। कोई भी एक नई फर्म या उसकी कोई सहायक कंपनी अगर आप अलग से क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका क्रिएशन सिर्फ एक बार करना है। कंपनी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद डेली बेसिस पे हमें सिर्फ उसको यूज करना होता है, उसको ओपन करना होता है और उसमें काम करना स्टार्ट करना होता है, राइट। कंपनी क्रिएशन होने के बाद सेकेंड फेज स्टेप रहेगी लेजर का क्रिएशन। टैली आपको सैंपल के लिए दो लेजर्स क्रिएट करके देगा। वो है, नोट कर लें आप, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर्स टैली अपनी तरफ से आपको सैंपल के लिए क्रिएट करके देगा, जिसे आपको बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप होगा वाउचर क्रिएशन। मींस सारे रिसिप्ट, सारे पेमेंट, सारे परचेज, सेल, एडजस्टमेंट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सभी वाउचर के माध्यम से हमें टैली में एंट्री करना होगा। यही मुख्य काम होगा जिसमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना होगा। एंट्री करते समय सावधानी रखना होगी। एक बार डेटा प्रॉपर वे में एंटर हो जाएगा वाउचर के माध्यम से, तो रिपोर्ट्स जो सबसे आखिरी पायदान, आखिरी स्टेप होगी, वो बहुत ही अच्छे से आप जनरेट कर पाएंगे। प्रॉपर वे में समझना, रीड करना भी हमें सीखना होगा, राइट। तो आगे बढ़ने के पहले एक बेसिक बात जानकारी, अगर आप डेली ईआरपी 9 यूज करने जा रहे हैं और उसमें जीएसटी इनवॉइसिंग का काम करने जा रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग फर्म में इसका यूज करना चाहते हैं या किसी सर्विस इंडस्ट्री में, आपको जीएसटी की बिलिंग करने के लिए दो बेसिक जानकारियां जो आपके सिस्टम्स और टैली के अंदर जीएसटी के सेटअप से रिलेटेड है, वो मैं आपको पहले शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन, पहले ये इंश्योर कर लें कि आप टैली ईआरपी 9 का जो भी वर्जन यूज करने जा रहे हैं अपनी मशीन पर, ये चेक कर लें कि उस टैली ईआरपी 9 की जो रिलीज है वो मिनिमम मिनिमम 6.0 होना चाहिए। यदि आपके पास रिलीज 6.0 के पहले की कोई रिलीज आपकी मशीन पर इंस्टॉल्ड है तो आपके इस टेली के वर्जन के ऊपर जीएसटी का बिलिंग या जीएसटी की वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, रिलीज। अब ये कैसे चेक करते हैं, ये कहाँ से पता लगता है, ये भी आपको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर भी टैली के अंदर ही दिखाने जा रहा हूँ। नंबर वन। नंबर टू, आपके सिस्टम की डेट, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो आपके मशीन यानी आपका लैपटॉप या पीसी के ऊपर जो डेट आपकी करंटली एक्टिव होगी उसको आपको इंश्योर करना है कि वो डेट 1 जुलाई 2017 या उसके बाद की डेट होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जीएसटी जब इनेबल हुआ है, जीएसटी इंडिया में टैक्सेशन के लिए लागू हुआ है, वो डेट थी 1 जुलाई 2017। तो यदि आपने टेली आरबी 9 का 6.0 ऑनवर्ड की रिलीज भी अपने मशीन पे इंस्टॉल कर ली है, फिर भी आपका टैली के अंदर इनवॉइसिंग जीएसटी का नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम की डेट इसके पहले की हुई। तो आपको ये देख लेना है कि आपके सिस्टम की डेट बैक में तो नहीं गई है, 1 जुलाई 2017 के पहले तो नहीं गई है। अगर गई है तो उसकी डेट को अपडेट कर लें, तभी आपकी जीएसटी की वर्किंग टैली प्रॉपर वे में करने देगा। ये तो बातें रहती है जो जनरली हम स्किप कर जाते हैं और लाइसेंस वर्जन पे हम वर्क करते हैं। इसके बावजूद भी हमें ये चैलेंज फेस करना होता है। जब हम सपोर्ट के लिए कंपनी को कॉल करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये बेसिक दो जानकारियां हमारे इसमें स्किप हो गई हैं और इससे हमें ये तकलीफ आ रही है।
राइट। तो दो बेसिक जानकारी अगर आप रखेंगे आपको ये चैलेंज नहीं है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, टैली के ऊपर आते हैं। टैली में हम सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करें। क्रिएट करने के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो वर्किंग दिखाई दे रही है आपको कंपनी इन्फो के अंदर, तो यूज करना, उसको ऑपरेट करने के तीन तरीके आपको दिए। टैली को ऑपरेट करना टोटल तीन तरीके से आप सीख लीजिए। नंबर वन, पहला तो आपके इस पर जो भी ऑप्शंस लिस्ट दिखाई दे रही है, जैसे कंपनी इन्फो में आप देख पा रहे हैं, सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट, ये सभी दिख रहे हैं आपको ऑप्शन। इसको डाउन एरो की और अप एरो की सहायता से आप इसको ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है तरीका नंबर वन। तरीका नंबर दो, आप इसके जो हाईलाइटेड लेटर्स हैं जो कि लाल कलर में दिख रहे हैं और जब डी सिलेक्टेड है तब वो ग्रीन कलर में डार्क में दिखाई दे रहे हैं, इनको आप डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो भी ये फंक्शन करेगा। मीन्स इफ आई वांट टू क्रिएट अ कंपनी एंड दिस लेटर इज हाईलाइटेड क्रिएट, सो आई डोंट हैव टू गो ऑन द क्रिएट कंपनी ऑप्शन, डायरेक्टली प्रेस सी फ्रॉम दिस पोजीशन इटसेल्फ, डायरेक्टली वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और तीसरा जो है लास्ट, आपका माउस, यू कैन यूज योर माउस ऑल्सो फॉर योर सिलेक्शन ऑफ एनी ऑप्शंस इन द टैब, राइट। इन तीनों में से आपको जो कंफर्टेबल हो उस वर्किंग को आप यहाँ पे यूज करें, तीनों से काम एक ही होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक सैंपल कंपनी क्रिएट करके देखते हैं। बेसिक लेवल की कंपनी क्रिएट करने के लिए जैसे ही आप क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर एंटर करेंगे, आप देखेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन होकर आएगा और इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है जो फिल करना जरूरी होंगी, और उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन होंगी जो आप स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी जानकारी है जो मैंडेटरी है वो पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई देता है डायरेक्टरी, जो कि हमें नॉर्मल वे में इससे चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ये वो डिफॉल्ट पाथ होता है जहां पर टैली की कंपनी क्रिएट करने जा रहा है, यानी कि टैली का जो कंपनी का डेटा स्टोर होगा वो कहाँ से होगा, ये पाथ आपको दिखाएगा। जैसा मेरा इस केस में डी ड्राइव के अंदर टेली डॉट ईआरपी 9 के अंदर एक डेटा फोल्डर है, उसमें ये जाके सेव होने वाला है, राइट। अगर आप फ्यूचर में इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, वो अगले सेशंस में आपको, अगले सेशंस में मैं आपको दिखाने वाला हूं, राइट। अब कंपनी का नाम देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए VP एकेडमी, कंपनी का नाम टाइप कर दिया हमारी फॉर्म पर। उसके बाद मेलिंग नेम, ये आपका पोस्टल एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इसको अगर आप अभी स्किप भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला एड्रेस, दैट इज आल्सो ऑप्शनल, उसको स्किप कर सकते हैं। अगला जो है ये मैंडेटरी है, इसमें आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको कंपनी की लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें से आपको अपनी कंपनी का जो कंट्री का है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो हमारी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडिया है उसको ही हम सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के अलावा अनेक देश हैं जहां पर टैली वर्किंग में है और लोग वहां पर अपनी अकाउंटिंग भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे हमारे केस में। देन यू हैव टू सिलेक्ट द स्टेट। अब इंडिया करने के बाद स्टेट को क्यों सिलेक्ट करना है, बिकॉज आपको पता है कि जीएसटी के अलावा अभी भी राज्यों में वेट अभी बंद नहीं हुआ है, वेट चल रहे हैं, लोकल कुछ टैक्सेस अभी भी बाकी हैं। तो ऐसे केस में प्रॉपर टैक्सेशन का कंपटीशन हो, इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट स्टेट का सिलेक्ट करना। अब इसमें स्टेट में कौन सा स्टेट का सिलेक्शन करना है, दैट इज क्रुशियल एंड इम्पोर्टेंट। जनरली आपने इतनी बार टैली के अंदर कंपनी क्रिएशन के वीडियोस देखे हैं, सीखे होंगे, लेकिन इसमें केवल आपको अपने केस में अपने स्टेट का सिलेक्शन कर लीजिए ऐसा आपने समझा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको उस स्टेट को सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, मीन्स रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस किसी और स्टेट का सिलेक्ट किया तो उस राज्य के कुछ लोकल टैक्सेस जो पॉलिसीज होंगी वो वहां पर अप्लाई होंगी, राइट। तो इसलिए प्रॉपर स्टेट का सिलेक्ट कीजिए। तो हमारी कंपनी सब यहाँ केस में इंदौर मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है, तो मध्य प्रदेश होने के कारण हमें यहाँ पर लिस्ट में से मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करना होगा। हमने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया, आपको प्रॉपर वे में यहाँ का टैक्सेशन जो लोकल गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है,
उसके हिसाब से वो अपने आप पिकअप करेगा। आप आपके केस में स्टेट को, रजिस्टर्ड कंपनी को देखते हुए सिलेक्ट। पिन कोड इज ऑप्शनल, यू कैन स्किप। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब ऑप्शनल है। यू कैन पुट अप ऑल दिस वैल्यूज लेटर ऑन ऑल्सो, आप बाद में भी कर पाएंगे, फिलहाल स्किप कर। तो अभी हम इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर हम देखें तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है। नंबर वन, आपको अपना कंपनी का नाम देना जरूरी है। नंबर टू, कंट्री जो आपने अभी सिलेक्ट की इंडिया, वो देना जरूरी है। तीसरा, स्टेट, ये देना जरूरी है। यानी लेफ्ट हैंड साइड के इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आपको तीन जानकारियां मैंडेटरी है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके बारे में जो सावधानी रखना है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, उसको भी गौर से देखिएगा। नंबर वन, पहले पूछता है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। आपको पता है अभी हिंदुस्तान में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होता है और 31 मार्च को उसका समापन ऑटोमेटिकली होता है, और नेक्स्ट डे से फिर से अगला नया फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आपके केस में आपको यहाँ पर वो फाइनेंशियल ईयर डालना है जिसके लिए आप बुक्स को लिखना चाहते हैं। जैसे कि अभी करंटली 1 अप्रैल 2022 हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिन हुआ है और वो 31 मार्च 2023 तक चलेगा, राइट। लेकिन आप चाहते हैं, अगर पिछले साल की बुक्स को लिखना चाहते हैं, बैक में जाके आपको अपनी अकाउंटिंग करना है, तो आपको सिर्फ 1/4/2021 ही लिखना है। उससे आपकी 21 और 22 की अकाउंटिंग ये टैली सबको कर देगा। आप और पीछे जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, बस ध्यान रखिए अगर जीएसटी की वर्किंग करने जा रहे हैं तो 2017 1 जुलाई के पहले आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको जीएसटी का वर्किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई 2017 की डेट को याद रखना होगा, राइट। तो अभी हम एग्जांपल के लिए यही फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं जो करंट में अभी एक्टिव है। सेकंड है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर की बिगिन डेट पूछी जाती है एंड इट इज आल्सो आस्किंग फॉर अ एंड डेट, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जन कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि यहाँ पर 31 मार्च लिखते हैं, ऐसा ना करें। ये इसका पूछने का तात्पर्य यह है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आप वो डेट डालेंगे जिस दिन से आपका वास्तविक बुक का अकाउंटिंग राइटिंग स्टार्ट हो रहा है, मीन्स आपका बिजनेस एक्चुअल में कमेंस हुआ है। जैसा कि आज 20 अगस्त 2022, सपोज कीजिए मैं आज ही से व्यापार कर रहा हूं, मेरा पहला ट्रांजेक्शन आज के दिन कंप्लीट हुआ है, तो फिर यहां पर मैं लिखूंगा 20/8/2022। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या होगा कि टेली विल नॉट अलाउ मी टू एंटर एनी ट्रांजेक्शन बिफोर 28 अगस्त। मतलब कल के डेट के भी अंदर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 19 अगस्त 2022 तक की एंट्रीज टेली मुझे नहीं करने देगा। बिकॉज क्योंकि मेरा व्यापार ही आज से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर भले ही 1 हजार 2022 से स्टार्ट हो गया हो, लेकिन मेरी अकाउंटिंग एक्चुअल वास्तविक ट्रांजेक्शन कब से आएंगे? 20 अगस्त। इससे हमारे को ये बेनिफिट मिलने वाला है कि गलती से भी गलती होने की संभावना जो मौजूद है वो समाप्त हो जाएगी यदि आप यहाँ पर प्रॉपर डालेंगे। ठीक है, तो इस डेट को केवल तभी एंटर करिएगा जब आपका नया व्यापार हो और जिस फाइनेंशियल ईयर को आप यूज करने जा रहे हैं उसके बाद की कोई भी डेट आपकी वास्तविक व्यापार के प्रारंभ की तिथि हो, तो ही चेंज करिएगा। अगर आपको पुराना 2 साल से 3 साल से या 10 साल से व्यापार चल रहा है, तो ऐसे केस में बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी वही होगा जो फाइनेंशियल ईयर का होगा, राइट। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो पहले से चला आ रहा है, तो मैं इसी डेट को भी कंटिन्यू करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ये बेनिफिट अगर चाहिए तो आप वास्तविक डेट को डालिएगा यदि व्यापार आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद से प्रारंभ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी कंट्रोल। व्हाट इज सिक्योरिटी कंट्रोल? सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो आपको टैली के अंदर डेटा को सिक्योर करने में मदद करेगा। इसके लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड बनाना होगा टैली के अंदर, जिससे आप टैली को एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल कंपनी क्रिएशन जो आप एक सैंपल के रूप में अभी कंपनी बनाने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ अभी हमें कोई भी लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स क्रिएट नहीं करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो अगेन स्टिल इट इज ऑप्शनल, सो यू कैन जस्ट प्रेस एंटर एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। द लास्ट स्क्रीन जो शो रहा है सेगमेंट, दैट इज बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। हमारे केस में हमने कंट्री सिलेक्ट किया इंडिया, तो ये इंडिया की करेंसी जो आपके रुपीस का साइन जो दिखाई दे रहा है आपको, आईएनआर इंडियन रुपीस जो है
उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा। अगर आपको इसको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं आपके व्यापार की आवश्यकता को देखते हुए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स ओके, देन यू कैन स्किप। इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल टू मॉडिफाई इमीडिएटली राइट नाउ, राइट। हम केवल एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। नंबर वन, बेस करेंसी सिंबल। हमने इंडिया लिया है तो इसने अपने आप ही हमारे करेंसी का जो करंट में जो सिंबल यूज किया जा रहा है, जो र जैसा दिखाई देता है, वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाएगा, ठीक है। हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो टैली ने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप स्किप करके एंटर करके आगे बढ़े। फॉर्मल नेम, इसको आप फॉर्मल नेम क्या दिया गया है हमारी करेंसी को, INR, इंटरनेशनल। इसमें आपने कहीं पर भी रेफर किया होगा, देखा होगा, तो इंडियन रुपीस को INR कहा गया है, राइट। तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको आगे बढ़ जाइए। सफिक्स सिंबल्स टू अमाउंट, ये पूछना चाह रहा है क्या ये जो रुपीस का सिंबल है ये प्रत्येक अमाउंट के आगे बिल में या जहां जहां पैसे का आपका ट्रांजेक्शन आएगा, क्या उसके सामने रुपीस का साइन चाहते हैं। इफ यू रिक्वायर देन प्रेस यस, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट इज नो। By default means it is already set by the tally, because usually people don't want to print the currency symbol usually। तो इसको स्किप करने के लिए आप इसको एंटर करके आगे बढ़ जाइए, राइट। जब आपकी जरूरत हो तो यस कर लीजिएगा। हाँ, ये एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ये तभी ऑप्शन काम करेगा जब आप रुपीस का सिंबल आप यूज कर रहे हैं। तो रुपीस और अमाउंट उसके बीच में एक स्पेस की रिक्वायरमेंट हमें होगी यूजुअल, तो उसके लिए हमें इस पे यस करना है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि अभी हम INR को हम रुपीस के सिंबल को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको दे हाँ या ना कुछ भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटर। ये सबसे क्रुशियल और इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ लोग जो है जानबूझ करके जाके या गलती से यहाँ पर जाके कोई चेंजेस कर देते हैं, और हमारे टेली के अंदर डेटा जो फिगर होते हैं वो कुछ हमें गड़बड़ दिखाई देने लगती है। वो क्या होता है इस ऑप्शन के कारण, वो समझ लीजिए। इसमें पूछ रहा है शो अमाउंट्स इन बिलियंस। शो अमाउंट्स मिलियन मतलब क्या, क्या आप चाहते हैं कि अमाउंट जो है यदि 10 लाख के ऊपर पहुंच जाए तो उसको मिलियन में शो करना है क्या। ये क्या करेगा, सपोज कीजिए आपका कोई 12 लाख का अमाउंट का कोई बिल होगा, तो इसको क्या शो करेगा, 1.2 मिलियन ऐसा करके शो। अब जब हम इसको यस करें, हमारे केस में हमारे कंट्री में हमें इसकी जरूरत नहीं होती है तो हम इसको नो ही रखेंगे। बट किसी ने गलती से अगर इसको यस कर दिया है तो आप चिंता ना करें, यहाँ पर अल्टर करके आइए कंपनी में और यहाँ आप जाके नो कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो अगर आपके पास पहले से इतनी डिटेल में है तो इस ऑप्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए फ्यूचर में आप आके भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यूजुअली हमें दशमलव के बाद दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है, ये आपके केस में 3 या 4 की जरूरत है, आप चेंज कर लें। यदि आप चाहते हैं कि मुझे डेसिमल प्लेस की जरूरत ही नहीं है तो आप 0 भी कर सकते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट इन आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद जो अमाउंट के लिए जो दो फिगर आएंगे, जो डिजिट आएंगे, उसको आपको कितने नंबर तक दिखाना है। तो यूजुअली सॉरी, तो इस क्या उसको अमाउंट को क्या कहते हैं ये बता रहा है, ये कहते हैं पैसे। बिल्कुल सही है, पैसे ही कहते हैं हम दशमलव के बाद की संख्या, राइट। इसके बाद जो डेसिमल प्लेसेस जो दिखाएगा वर्ड्स में, उसको कितने डिजिट दिखाना है, तो यूजुअली दो ही रहता है, तो ऊपर भी दो ही था और यहाँ पर भी हम दो ही रखेंगे, ठीक है। अब एक्सेप्ट का ऑप्शन आने का मतलब होता है टेली नाउ इज आस्किंग टू सेव द फॉर्म। तो एक्सेप्ट को आपने यस किया या एंटर की प्रेस की तो ये सेव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ऊपर की कोई इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, प्रॉपर नहीं है और आप चेंजेस चाहते हैं, तो आप इसको नो करके एंड प्रेस करें, ऊपर आ जाएगा आपका कर्सर, एंड देन यू कैन मैनिपुलेट एज पर। किसी भी जगह पर आपको चेंजेस करना है आप चेंजेस करके आइए, और इमीडिएटली अगर वहीं से सेव करना चाहें तो कमांड नोट कर लें कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से उसका सेव हो जाएगा ये फॉर्म, और कंपनी ओपन भी हो जाएगी। जैसे ही कंपनी ये क्रिएट हो जाती है, सेव हो जाती है, तो आपको यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर दिखने लगेगी। आपकी कंपनी देखिए यहाँ पर आ चुकी है। तो कंपनी आपकी बन चुकी और ओपन भी हो चुकी है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट पीरियड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। करंट पीरियड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये 1 अप्रैल 2022 से 31 जून 2023 बता रहा है। मतलब हमने फाइनेंशियल ईयर दिया था 1/4/2022, तो यहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी जो 31/3/2023 तक कंटिन्यू। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि टेली 2023 के बाद 24, 25, 26 के लिए आपको दोबारा कंपनी बनवाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट विल कंटिन्यू एज सुन एज द फाइनेंशियल ईयर
गेट्स एंडेड। वो अपने आप ही 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 एंड सो ऑन ऑटोमेटिकली इसको कंटिन्यू करेगा। आप 100 साल की अकाउंटिंग भी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, टैली आपको कभी भी मना नहीं करेगा। एक ही कंपनी बनाकर आप 100 साल की भी अकाउंटिंग करेंगे तो भी चलेगा। और जब कभी भी आपकी आवश्यकता होगी कि प्रत्येक वर्ष को या किसी पर्टिकुलर पीरियड की अकाउंटिंग को उन 100 साल की अकाउंटिंग या 10 साल की अकाउंटिंग में से अलग करना चाहते हैं, यानी कि स्प्लिट करना चाहते हैं, टैली ने ऑप्शन दे रखा है, आप उसको स्प्लिट करके अलग अलग हिस्सों में भी बांट सकते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल सॉफ्टवेयर और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द करंट डेट। यहाँ ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। करंट डेट, करंट डेट करंट पीरियड में क्या अंतर है वो देख लें। करंट डेट का मतलब होता है कि टैली जहां तक काम करते करते पहुंच चुका है, जिस तारीख तक लास्ट वाउचर की एंट्री हो चुकी है, उसको ये अपने आप ही अपडेट करता है और उसको कहता है करंट डेट। तो ध्यान रखिएगा कि करंट डेट जहां तक आप पहुंच चुके हैं, उस डेट तक आपको टैली कभी भी कोई भी एंट्री जो है वो दिखाने में हेल्प कर देगा कि मेरी वर्किंग यहाँ तक हो चुकी है। तो ये देखने के लिए आप यहाँ करंट डेट देखते हैं कि अभी हमने एक भी वाउचर एंटर नहीं किया है, तो टैली आपको यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बता रहा है, 1 अप्रैल ही बता रहा है, क्योंकि अभी हमने एंट्री स्टार्ट नहीं की है। इसके बाद कंपनी में हमने कोई वाउचर एंट्री स्टार्ट कर दी है क्या, उसका स्टेटस यहाँ बता रहा है नो वाउचर एंटर्ड, मतलब अभी हमने सिर्फ कंपनी का क्रिएशन किया है, अभी हमने कंपनी में कोई भी वाउचर की एंट्री नहीं की है। जैसे हम एंट्री करेंगे हमारा काम वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्क इसका मीनिंग हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आपको राइट हैंड साइड में आपको इस वाले एरिया में देखना है। इस तरफ में आपको ये जो लाइन यहाँ पर ग्रीन स्ट्रिप दिख रही है, जो आप देख सकते हैं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शन पैलेट लिस्ट दी हुई है, ये आपको फंक्शन कीज दी हुई है और इन फंक्शन कीज की सहायता से हमारी वर्किंग टैली में की जाती है। राइट, अब इनको समझने का है आपको एक लॉजिक है, वो समझ लें कैसे हम कमांड्स को ऑपरेट करेंगे, उसका तरीका समझ लें। कमांड्स टैली में स्क्रीन बाय स्क्रीन बदलती रहती हैं, बटन्स वही रहते हैं, कमांड्स बदलती जाती हैं और कमांड्स को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस स्क्रीन पर आप बैठे हुए हैं उससे रिलेटेड कमांड्स उसी स्क्रीन पर आपको यूजुअली टैली दिखा देता है, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम। कुछ थोड़ी कमांड्स हैं जो आपको स्क्रीन पर डायरेक्ट नहीं दिखती, बाकी सभी कमांड आपको दिखती है। तो वो कौन कौन सी कमांड नहीं दिखती है वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा और उसको भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कीबोर्ड से प्रेस करके। राइट, तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है F1 F1 2 बार दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं F1 भी लिखा हुआ है और एक और F1 लिखा हुआ है, F2 लिखा हुआ है और एक और F2 लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोनों कमांड्स F2 से दोनों चलेंगी, ऐसा नहीं है। आप एक F2 को गौर से देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस F2 को गौर से देखिए, इसमें मात्र F2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है डायरेक्टली आपको F2 प्रेस करना है यदि आप डेट चेंज करना चाहते हैं। राइट, अगर आपको पीरियड कमांड यूज करना है तो आपको एक अंडरलाइन मिलेगी इसके नीचे, देखिए गौर से, और इस अंडरलाइन को आप अल्टर की सहायता से यूज करेंगे। मीन्स आपको प्रेस क्या करना है, अल्टर प्लस F2। अगर आप अल्टर प्लस F2 करेंगे पीरियड कमांड चलेगी। इसी प्रकार से ऊपर देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे अगर आप यहाँ पे, तो F1 कमांड देंगे तो सिलेक्ट कंपनी होगा, और अल्टर F1 करेंगे तो शट कंपनी होगा, यानी कंपनी जो अभी खुली हुई है उसे बंद करना चाहते हैं तो अल्टर के साथ F1 दबा। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन है जो अभी फिलहाल इस स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है, पर फिलहाल मैं आपको इसी के साथ बताना चाहूंगा। अगर किसी भी बटन, किसी फंक्शन की के नीचे बराबर का साइन मीन्स इक्वल का साइन है, तो उसे आप कंट्रोल की के साथ दबाएंगे। ठीक है, तो 3 टोटल ऑपरेशन है इसमें फंक्शन की इसके। नंबर 1 डायरेक्ट फंक्शन की यूज में आएंगी, F1 से F12 तक जो भी लिखी होंगी। नंबर 2 अल्टर की के साथ, यदि सिंगल लाइन दिखे, अंडरलाइन दिखे, तो वो होगी अल्टर के साथ, और यदि बराबर का साइन दिखाई दे रहा है आपको किसी के नाम से, तो कंट्रोल के साथ। आई होप आपको ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो। राइट, तो हम चलते हैं आगे। अब हम इसको कंपनी क्रिएशन के बाद हमारा मेजर जो सेकंड काम रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका लेजर का क्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेजर होते क्या हैं और लेजर क्यों बनाना होते हैं, लेजर कैसे बनाए जाते हैं। राइट, तो उसके लिए हमें लेजर बनाने के लिए सबसे पहले जाना होगा मास्टर ग्रुप में। आपको टैली में यहाँ पर दिखाई देगा मास्टर ग्रुप, तो मास्टर में आप जाइए। ये मास्टर में अकाउंट्स इनको आपको सबसे पहले मिले, तो लेजर की सभी वर्किंग करने के लिए आपको अकाउंट्स इनको पे जाना है। जैसे आप अकाउंट्स इनको पे जाते हैं
तो आपको अकाउंट्स इन्फो में मिलेगा ग्रुप और लेजर। हम ग्रुप को भी बनाना आपको सिखाएंगे, ग्रुप क्यों बनाना जरूरी होते हैं या कहाँ जरूरत पड़ सकती है वो समझेंगे हम। फिलहाल मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि टैली में ग्रुप बनाने की जरूरत लगभग लगभग नहीं पड़ती है, बिकॉज जो ग्रुप इसने टैली ने आपको खुद बना के दिए हुए हैं वो मोर देन सफिशियंट है। हाँ, आप उससे जैसे डिराइव्ड ग्रुप्स खुद भी बना सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। उसके पहले लेजर, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें ग्रुप कौन कौन से बने हुए हैं और लेजर कौन कौन से। तो आइए हम देख लेते हैं पहले ग्रुप पर एंटर करके। जैसे हमने ग्रुप पे एंटर किया और इस पे डिस्प्ले पर जाकर देखते हैं, देखने के लिए ध्यान रखिए क्रिएट बनाने के लिए है, डिस्प्ले देखने के लिए है, और अल्टर बने हुए में सुधार करने के लिए। To modify any group or laser, you have to use the alter command. If you want to create a new one, you have to use the create command. If you want to see the created group or laser, you have to use display. Okay, and there are two groups available for the command. It is single group and multiple group. Single group जो रहेगा वो एक समय में एक ही ग्रुप या लेजर की वर्किंग करने देगा, और मल्टीपल जब जाएंगे तो आप साइमल्टेनियसली एक लिस्ट पूरी आपको दिखाई देगी ग्रुप की और लेजर की, उसको आप पैरेलली देख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और नई अपडेट करना चाहें तो नए भी ग्रुप और लेजर बना सकते हैं। मैं दोनों का प्रैक्टिकल आपको ये करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसमें ग्रुप कौन कौन से बने हुए हैं, डिस्प्ले पे एंटर करते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर एक लिस्ट मिलेगी आपको, लाइक बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट एंड सो ऑन। आप लिस्ट को पूरा स्कैन करिएगा, इसमें बहुत सारे ग्रुप दिखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये ग्रुप मतलब होते क्या है ना? तो पहले सिर्फ आपको अभी यहाँ पर एज ऑफ नाउ मैं आपको ग्रुप के बारे में एक छोटी सी जानकारी ये देना चाहूंगा, बाद में हम इसको डिटेल में सीखेंगे। ग्रुप जो है कुछ नहीं है, आपके लेजर का कलेक्शन, मीन्स कलेक्शन सिमिलर काइंड ऑफ लेजर जो है वो एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको हम एक ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम हमारे कस्टमर्स के लेजर बनाए, ठीक है? तो आपके फर्म में कितने लेजर आपके कस्टमर हो सकते हैं? हो सकता है 2 कस्टमर हो, 200 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, है ना? देर इज नो लिमिट, बट उन सबको हम एक किसी नाम से बुलाना चाहेंगे कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो जैसे हमारे कस्टमर के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे हम किसी भी नाम से उनको कॉल करते हैं, जैसे जयदीप ट्रेडिंग कंपनी, है ना, सुधांशु एंटरप्राइजेस, हम ये फर्म के नाम से लेजर को कॉल करते हैं। लेकिन ये सब हमारे अल्टीमेटली कौन है? हमारे ग्राहक हैं, हमारे कस्टमर है। तो इसके लिए टेक्निकल टर्म वो ये क्या यूज करता है कि इसको कहता है सन्ड्री डेटर्स। ये आपको यहाँ लिस्ट में मिलेगा, नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ अभी फिलहाल समझाने के लिए। सन्ड्री डेटर्स ये टेक्निकल प्योरली अकाउंटिंग टर्म है। आप यदि कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। इन टर्म्स को मैं आपको लिंक करके उसको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, राइट? तो कस्टमर जो होते हैं उनको हम कहते हैं डेटर्स। तो आप अपनी कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप नोट करते जाइए, कस्टमर इक्वल टू डेटर्स, क्योंकि आपके लिए कस्टमर वर्ड नया नहीं है और आप कस्टमर वर्ड से फेमिलियर भी हैं। तो आप कस्टमर मतलब जो ग्राहक जिनसे आप बिजनेस करते हैं, जिनसे पैसा आपके पास आता है, जिनको आप माल बेचते हैं या अपनी सेवाएं बेचते हैं, वो सब आपके सन्ड्री डेटर्स होंगे। तो टैली आपसे ये जानना चाहता है कि कोई भी फर्म कंपनी जिसका आप लीडर बनाने जा रहे हैं वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, वो मुझे बता दीजिए। अब ये बनाकर ये टैली आपसे क्या जानना चाहता है, इसका मैं आपको एक बेसिक जो जानकारी देना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप आपके बुक्स को फाइनलाइज करेंगे तो लास्ट में आपके पास 3 स्टेटमेंट बनेंगे, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो हर कंपनी को आपके वित्तीय वर्ष की समाप्ति पे बनाना होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों आपने हर व्यावसायिक संस्थान को बनाना आवश्यक होता है। तो ये तीनों के अंदर हमारे इन जो भी व्यवहार जो ट्रांजेक्शन हम करने जा रहे हैं उनके लेजर्स को वो कहां पर दिखाए, उस गरज से उस रिक्वायरमेंट से ये आपसे ग्रुप के नाम पूछ। जैसे इस केस में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि ये सन्ड्री डेटर, अगर मैंने एक लेजर क्रिएट किया, मैं आपको लेजर क्रिएट करना भी प्रैक्टिकली बताता हूँ और उसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि मैंने ये क्यों ये ग्रुप सिलेक्ट किया और इसका क्या मतलब होगा। क्योंकि किसी के कहने में आपने ग्रुप बना तो दिया, सिलेक्ट तो कर दिया, पर आपको ये समझ में नहीं आया कि उसने जो ये ग्रुप सिलेक्ट किया वो क्यों किया। तो आप बेसिक समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए, अपने खुद दीजिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप स्वयं नहीं करना जानते हैं तो क्या प्रॉब्लम आप फेस करेंगे कि हर बार किसी पर डिपेंड रहेंगे।
क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो आपको एक बेसिक लॉजिक समझ लेना है, उस लॉजिक को समझकर आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने दो कस्टमर के लेजर बना लिए हैं, तीसरा कस्टमर भी आता है तो वो भी सैलरी लेटर में ही जाएगा, ये आपको पता लग चुका है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन आपको यही पता नहीं है कि आप एक एक के लिए पूछ रहे हैं कि भाई एक्स के लिए मैं कौन सा डेटर लूं या क्रेडिटर लूं, या वाई के लिए क्या लूं, तो ये फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ाएगा। ऐसा कभी ना करें, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझते जाइए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर इसके जैसे अनेकों सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में यूज में आते हैं, उन सबको ऑपरेट करना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है यदि आपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और बेसिक रूल्स को ध्यान रखा, सीखा, समझा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं वही कोशिश करूंगा कि वो सब जानकारियां जो टैली सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करेंगी वो आप देखें। अदरवाइज लेजर बनाना बहुत आसान है, लेजर पे क्रिएट करो और बना लो, खत्म कहानी। क्यों बनाया, किस नाम से बनाया, कौन से ग्रुप से लिंक किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं। व्हाई? बिकॉज nobody is teaching you the basics of the accounting concepts of the accounting। टैली सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं आप, तो सिर्फ टैली अकाउंटिंग की सिखाई जाएगी आपको। टैली के पीछे जो बेसिक ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसका लॉजिक है, वो आपको समझना बहुत जरूरी होगा। आइए, तो मैंने अभी आपको जो दिखाया वो अकाउंट्स इनको में क्या दिखाया, ग्रुप की लिस्ट दिखाई। अब मैं आपको लेजर की लिस्ट दिखा देता हूँ। लेजर में जाइए, डिस्प्ले में जाइए और एंटर करिए। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत में आपसे जैसा कहा कि यू विल सी दैट देयर आर टू लेजर्स व्हिच आर क्रिएटेड इन सम केसेस, दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो, कि आपको ये पूछा जाता है कि let me know if you are creating a fresh company, is it there any lasers are there which is provided by Dell itself? Yes, there are two lasers which is created by Dell itself, that is cash account and profit and loss account. Rest of all lasers we need to create as per our industry requirement, our business requirement, we will be creating all the lasers, but ये हमारी आवश्यकता अनुसार हमें क्रिएट करना होगा। तो हमें यही सीखना है आज कि पहला कंपनी क्रिएशन के बाद लेजर। तो लेजर कैसे बनते हैं इसके मैं आप स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। लेजर बनाने के लिए हम चलते हैं, लेजर के ऊपर एंटर करेंगे। कहाँ से आते हैं वो फिर से दिखा देता हूँ आपको। गेटवे ऑफ टेली, ये ऊपर की तरफ आपको यहाँ गेटवे ऑफ टेली दिखेगा, उसमें आप अकाउंट मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फो में आइएगा। अकाउंट इन्फो में आप लेजर जाइए, लेजर के लिए आप डायरेक्ट एल प्रेस कर सकते हैं। एल पे जाइए, क्रिएट पे क्लिक करिएगा। पहले मैं आपको सिंगल मोड बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मल्टीपल लेजर भी का मोड भी दिखाऊंगा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ये आपका फॉर्म ओपन होगा। ये काफी डिस्क्रिप्टिव मोड में आपसे लेजर का इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। अभी आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो अगर है तो आपका काम कंप्लीट है, बाकी इंफॉर्मेशन आप बाद में भी अल्टर करके इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है। नेम, अब नेम क्या है, लेजर का नाम। अब कौन सा नाम, अब आपको क्या करना होगा, आपको या तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग आपकी फॉर्म है उसकी लास्ट ईयर की आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है उसकी बैलेंस शीट लेके बैठ जाइए, उसमें आपको सारे लेजर के नाम दिख रहे हैं। जैसे जो ऑनर होता है बिजनेस का, वो अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी व्यापार में लगाता है, इनिशियल लेवल पर अपने तरफ से कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है और व्यापार को प्रारंभ करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, है ना। जो पैसा हम हमारे सोर्सेज से व्यापार में लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। यहाँ फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उस बात में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रखना है। नंबर वन, कि अकाउंटिंग का जब आप यहाँ पर टैली में करें या मैन्युअल करें, आपको बात ध्यान रखना होगी कि आप और आपका व्यापार यानी ऑनर और ऑनर का बिजनेस दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। बोथ आर डिफरेंट, दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग, कानूनी रूप से दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो आपको किसकी अकाउंटिंग करना है वो समझना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको अकाउंटिंग अपने फर्म की करना है, तो आप अपने फर्म के भी आप में जाकर सोचिए कि हमारे पास कोई भी पैसा आया या गया, माल आया या गया, किसी को हमने दिया, किसी से लिया, ये सब आपको किसके भी आपने सोचना है, अपनी फर्म, अपनी कंपनी की तरफ से। तब आपकी अकाउंटिंग 100% सही हो जाएगी। जहां आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया कि ये तो सब मेरा है, पैसा लिया मैंने बिजनेस से निकाल लिया, पर्सनल खर्चा कर दिया, तो ये तो सब मेरा ही है, तो यही हमारी गलती हमारे अकाउंटिंग को गलत करने में कारगर सिद्ध होगी और हमारा सब कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट,
If you know that you and your business both are different, never you will be committing such kind of mistake. तो आपको क्या करना है, आपको अपने फॉर्म के हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो हम किसकी अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, जैसे इस केस में मैंने वीपी एकेडमी के नाम से कंपनी बनाई है, तो मैं वीपी एकेडमी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ उसका जो ऑनर है उसका हम लेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑनर का नाम, जो कि आपका नाम है, मैंने लिखा विश्वास। अब मैं यहाँ पर आपको नाम के बारे में भी एक जो स्टैंडर्डाइज तरीका होता है वो बताने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से भी नाम देंगे तो भी टैली आपको मना नहीं करेगी। विश्वास पालोलकर कैपिटल अकाउंट ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेजर का नाम कभी भी स्टार्ट करें तो पहले लिखिए कैपिटल अकाउंट और फिर लिखिए उसका ऑनर का नाम। इससे बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए वहां पर पार्टनरशिप फॉर्म है, मल्टीपल ऑनर्स है, किसी व्यापार किसी कंपनी के अंदर ऑनरशिप जो है एक से ज्यादा लोगों की है, तो आपको उनकी सबकी कैपिटल अलग अलग रखना होगी। आज भले ही वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन कल अगर उनमें डिस्प्यूट होता है और अगर वो व्यापार में अपना पैसा अलग अलग देना कर बाहर होना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप कैसे उसकी कैपिटल को उसको वापस देंगे, तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपने उसकी अकाउंटिंग अलग अलग नहीं की हो, ठीक है। तो आप कोशिश करिए नॉमिनी लेजर जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ये आप करेंगे तो आपको इंडेक्सिंग का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आप लेजर की लिस्ट में जब सी प्रेस करेंगे तो सारे कैपिटल अकाउंट जितने भी ऑनर्स होंगे उनके सबके नाम आपको एक साथ दिखने लगेंगे, बजाय इसके कि मैं भी प्रेस करूं तो मुझे सिर्फ एक ही लेजर दिखे। तो बेटर आइडिया इज टू गो फॉर टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सिंग, यू हैव टू टाइप द लेजर नेम फर्स्ट, देन गिव द ऑनर नेम। तो कैपिटल अकाउंट का नाम पहले लिखिए, ब्रैकेट में आप लिखिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, यू कैन राइट इन द वे whatsoever you prefer, okay। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, इट इज आस्किंग फॉर अलियास। अलियास क्या है, अलियास मींस इफ यू आर विलिंग टू गिव ए अनदर सेकेंडरी नेम टू दिस लेजर। अगर आप चाहते हैं कि इस नाम को आप किसी और भी नाम से कॉल करना चाहते हैं, कई बार होते हैं हमारे निकनेम होते हैं, किसी व्यक्ति का एक निकनेम भी होता है, घर का भी नाम होता है, अगर आप चाहते हैं इफ यू वांट टू यूज यू कैन गिव इट इन अलियास आल्सो, बट मेक श्योर कि वो जब कभी भी अकाउंटिंग का प्रिंट निकलेगा तो उसमें ऊपर वाला नाम यूज में आने वाला, अलियास कभी भी प्रिंटिंग में इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। तो अलियास केवल केवल आपके रेफरेंस के लिए रहे, ताकि आप उसका भी इस्तेमाल करें तो अकाउंटिंग किसकी हो जाएगी, ऊपर में जिसका नाम दिया उसका। तो अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एंटर करेंगे। अब है सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट, वो है अंडर। अंडर मतलब यही, अब आपसे एक एक लेजर के बारे में पूछेगा कि आपको इस लेजर को कौन से ग्रुप में डालना है। अगर इस ग्रुप को आपने सही तरीके से सिलेक्ट किया तो आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, राइट। तो कैपिटल अकाउंट जो होती है वो कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो आपके लास्ट, सबसे लास्ट आपका स्टेटमेंट क्रिएट होगा बैलेंस शीट, उसमें ये लाइबिलिटी साइड में शो। तो टैली ने आपसे ये जानना चाहा है कि यदि आप उसको कैपिटल अकाउंट ग्रुप में डाल दोगे तो ये अंडर में कैपिटल होने से उसको ऑटोमेटिकली कहाँ शो कर देगा, बैलेंस शीट, ठीक है। अगर मैं इसको गलती से इसको डाल देता हूँ मान लीजिए असेट्स में, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं डाल देता हूँ इसको एक्सपेंस में, तो क्या होगा, ये कैपिटल अकाउंट जो विश्वास पालोलकर के नाम से मैंने बनाया है ये बैलेंस शीट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देगा। तो ये रंग गलत हो जाएगा, हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए उसकी अकाउंटिंग के लिए हमें इसका नॉलेज होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट को हमेशा किससे लिंक करिए, कैपिटल में, सो दैट इट विल डू द अकाउंटिंग अप्रोप्रिएटली एंड इट विल शो all the balances of this capital account into the balance sheet at liability side। तो ये बस आपको धीरे धीरे सीखना है। एक बार आपने ये वर्किंग समझ ली, अगली बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके पास 5 पार्टनर आ जाए या 25 पार्टनर आ जाए तो डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, बिकॉज इट विल डू दिस कैपिटल अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी द सेम टास्क, ओके। बस ये दो जानकारी देना है आपको, एक लेजर का नाम और एक ग्रुप का नाम देना है अंडर में। और अब बाकी की इंफॉर्मेशन पे आप एंटर एंटर नहीं करना चाहें अगर इतनी सारी, तो भी आप यहाँ से एक्सेप्ट यस तक आके की जगह कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। तो आप वाई करिए यहाँ पर या कंट्रोल ए कर दीजिए, दोनों में से एक आप कंप्लीट। अब जो लेजर मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है ये आप देखना चाहते हैं तो एस्केप की है आपके कीबोर्ड के ऊपर, आप देखिए अपर लेफ्ट में एस्केप की को दबा दीजिए, ईएससी बटन, और उसके बाद डिस्प्ले में जाके देख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि 2 लेजर टैली ने खुद ने बना के दिए थे, तीसरा लेजर हमने क्रिएट कर लिया है कैपिटल अकाउंट।
तो ये हमने ग्रुपिंग का यूज करते हुए कैपिटल अकाउंट को यूज करें। अब सपोज मुझे लगता है कि इसकी ग्रुपिंग गलत हो गई है या स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप अल्टर में जाइए, अल्टर पे क्लिक करिए, कैपिटल अकाउंट पे एंटर करिए। अब आप देखिए वापस आप आ गए। आपको कोई भी करेक्शन करना है, ग्रुप चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं, राइट। इसकी तरीके से कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिएगा, तो ये लिस्ट में सेव हो गया। तो ये हमने बना लिया एक कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारे व्यापार के प्रारंभ में सबसे पहले इन्वेस्टर के रूप में हमारा ऑनर जो है वो पैसा लगाता है, उसकी कैपिटल को हम हमारे बिजनेस में लाने के लिए कैपिटल अकाउंट जरूर बनाएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट की हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट ऑलरेडी टैली ने आपको बना के किया हुआ है। हाँ, उस कैश के आगे आपको अकाउंट वर्ड लिखना हो तो आप एंटर कर दीजिए एक बार, और कैश पे जाइए, और यहाँ एंड बटन दबाकर यहाँ पर ए ऑब्लिक सी, ये अच्छा तरीका होता है कि किसी भी खाते, किसी भी लेजर के एंड में ए ऑब्लिक सी लिख देंगे तो वो बेटर है, ठीक है। ग्रुप कौन सा लिया इसने अपने मन से? कैश इन हैंड। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एक जो इन्फॉर्मेशन इसके साथ ही देना चाहूंगा, वो ये है कि आपने कैश लिया और इसने इसका ग्रुप कौन सा उठाया? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है? हमारा बिजनेस का असेट्स, यानी आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड में, राइट हैंड साइड में असेट्स में ये उसको शो करेगा। और इसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? करंट असेट्स, यानी ये हमारी चालू संपत्ति है। ये व्यापार लिक्विडिटी के हिसाब से कैश जो है सबसे ऊपर होती है, और हमारे बिजनेस में कितना कैश है ये सब हमारे व्यापार के अंदर बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। तो इसने अपने आप ही कैश इन हैंड के नीचे करंट असेट्स। अब आप देखें कि करंट असेट डायरेक्ट ग्रुप भी है, तो इसमें करंट असेट्स तो नहीं सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कैश इन हैंड भी है और करंट असेट भी है। पर कैश इन हैंड कैसा वर्ड है जो यूजर फ्रेंडली है, हर व्यक्ति को कैश समझती है। लेकिन करंट असेट्स जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है उसको शायद समझ में ना आए, इसलिए टैली ने यूजर फ्रेंडली डिराइव्ड ग्रुप्स बना के, इसको बोलते हैं डिराइव्ड ग्रुप्स। मेन ग्रुप्स टैली में कम है, उसकी फिगर भी मैं आपको बता दूंगा। उसके अंदर आपको बाकी सारे ग्रुप जो मिलेंगे वो डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब है यूजर फ्रेंडली नाम है, जो हर व्यक्ति को समझ में आसानी से आ जाए, वो नाम उसमें इस्तेमाल किया। तो पेशेंट क्या है? डिराइव्ड ग्रुप। और इसका ओरिजिनल ग्रुप कौन सा है? करंट असेट्स, ठीक है। तो ऐसे जब भी आप नीचे ब्रैकेट में देखें तो समझ लीजिएगा कि मास्टर ग्रुप कौन सा है, नीचे लिखा हुआ जो ब्रैकेट में है, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो है डिराइव्ड ग्रुप, यूजर को आसानी से समझ में आ सकता है। लिंक वो उसी से रहेगा, जाएगा उसी में, ठीक। कंट्रोल करके सेव कर दिया, ये बंद हो गई आपकी। तो हमने एक ये बना लिया। अब मैं एक लेजर बना के बता रहा हूँ आपको, एक एक सैंपल के लिए एक बैंक का बना के, ठीक है। अब क्रिएट करेंगे, अब बैंक है ना। अब जब हम स्कूलिंग करते के दौरान टैली चलाते हैं, तब हमें एंट्रीज करने के हिसाब से 11th 12th में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, तो वो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं? बैंक अकाउंट के नाम से बनाते हैं। बट जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग करते हैं, हमारा एक्चुअल व्यापार की बुक्स लिखते हैं, तब हमें सिर्फ बैंक अकाउंट के नाम से नहीं काम चलता। रीजन, क्योंकि हमारे व्यापार की एक से ज्यादा शाखाओं में या एक से ज्यादा बैंक में भी खाते हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर बैंक का नाम लिखना चाहिए, राइट। तो सपोज हमने आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, तो आप लिखेंगे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, ठीक है, ऐसा लिखिएगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर वे में अकाउंटिंग होगी। अलियास ऑप्शनल है, इसको स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ये पूछेगा अंडर में, तो आपको ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको बैंक ओसीसी, बैंक ओडी और बैंक अकाउंट, ये तीन ग्रुप दिख रहे हैं। मैं तीनों को आपको यहाँ पर एक बार में समझा देता हूँ, आपको कौन सा ग्रुप लेना है वो कैसे पता लगेगा, आपको डिसाइड करना। नंबर वन, बैंक अकाउंट पे एंटर करते हैं। अब आप बैंक अकाउंट में ऊपर देखिए गौर से, क्या हुआ? बैंक अकाउंट के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? करंट असेट्स। इसका मतलब है कि अगर आपका करंट अकाउंट है बैंक में, जो व्यापारी होते हैं उनके लिए सेविंग अकाउंट नहीं होता है, उनके लिए करंट अकाउंट होता है। तो अगर आपका करंट अकाउंट है, तो आपको कौन सा वाला ग्रुप सिलेक्ट करना है? बैंक अकाउंट, जो कि आपके शेष जो भी इसके बैलेंस होगा वो कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट में, असेट साइड। अगर मैंने गलती से इसको ओसीसी ले लिया और एंटर कर दिया, तो आप देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है नीचे? लोन लाइबिलिटी, यानी कि मैंने यदि इस बैंक से कोई लोन लिया हो, बोरोइंग की हो, तब मुझे उसके लेजर को इस ग्रुप में डालना होगा, जिसका नाम है ओडी। आप देख सकते हैं वहां मैंने ओसीसी पे एंटर किया, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओडी। इसका मतलब है ओडी मेन लेजर का ग्रुप है, और ओसीसी जो है उसका अलियास है। तो अलियास जो, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, ये दो दो नाम दिखा रहा है, तो ये अल्टरनेटिव भी आप यूज कर सकते हैं। सीसी जो होती है वो क्या होता है? उसका फुल फॉर्म वो कैश क्रेडिट लिमिट होती है, जो व्यापारी को व्यापार को
कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, रोटेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, तो व्यापारी बैंक में जाके एक लिमिट के लिए अप्लाई कर देता है कि उसके पास जितना भी अवेलेबल स्टॉक है उसके बेसिस पे उसको एक लिमिट दे दी जाए, एक फैसिलिटी दे दी जाए, जिससे कि उसको पैसे की जरूरत पड़े तो वो नेगेटिव केस जाने के केस में, अब उसके खाते में पैसा न होने के केस में भी अगर वो कोई चेक इशू करे तो जितनी लिमिट उसे प्राप्त है उतने तक उसके चेक क्लियर हो जाए, ये बैंक उसको फैसिलिटी देती है। उसके बारे में आगे और हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर उस नेचर का अगर कोई अकाउंट है, आपका लोन का नेचर का अकाउंट है, तो आपको ओसीसी या ओडी दोनों में से किसी एक पर एंटर करना है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल करंट अकाउंट है तो हमें सिंपल बैंक अकाउंट, बस इतना करिए, कंट्रोल ए यूज कर दीजिए, ये बैंक अकाउंट बन गया। तो हमने दो अकाउंट बना लिए, कौन कौन से? एक बना लिया हमने कैपिटल अकाउंट, एक बना लिया बैंक अकाउंट। ठीक है, अब मैं एक आपको कस्टमर का और एक सप्लायर, दो लेजर बना के बता रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए विनायक ट्रेडिंग कंपनी, ये मेरा कस्टमर, ये कौन है? मेरा कस्टमर। तो कस्टमर के लिए मुझे कौन सा ग्रुप देना है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, सन्ड्री डेटर। कस्टमर को हमेशा आपको सन्ड्री डेटर, देखिए विनायक ट्रेडिंग कंपनी को हम जानते हैं, हमें पता है ये हमारा कस्टमर है, लेकिन टैली को नहीं पता है। टैली को कब कस्टमर मानेगा उसको, कब उससे अकाउंट के अंदर प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करेगा, जब उसको आप डेटर में लेंगे। तो आपको डेटर लेना है कि क्रेडिटर लेना है, ये आपको बताना पड़ेगा टैली को। टैली डजंट नो कि वो आपका डेटर है कि क्रेडिटर है। ठीक है, तो बस इसको आपको प्रॉपर वे में करना है। तो कस्टमर है तो डेटर में डालिएगा, और अगर सप्लायर है तो क्रेडिटर में डालिएगा। तो मैंने विनायक ट्रेडिंग कंपनी का जो लेजर खोला है वो किसमें डाला? मैंने डेटर्स में। और एक मैंने मनोज एंटरप्राइजेस अकाउंट ये खोला मैंने, और इसको मैंने डाला सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए। तो ये मैंने एक डेटर का लेजर बना दिया और एक क्रेडिटर का लेजर बना दिया। ठीक है, अब मैं एक एक्सपेंस का और बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम उसकी बेसिक एंट्रीज करना सीखेंगे। अब हम यहाँ पर एक एक्सपेंस का लेजर लेते हैं। अब एक्सपेंस में दो प्रकार के एक्सपेंस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो वो कैसे पता लगते हैं वो आप देखें। जैसे मैंने लिखा फ्रेट ऑन परचेज। फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, मतलब जो भी माल आप खरीदते हैं उस पर जो भी आप भाड़ा पे करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेट ऑन परचेज। तो ये हमारा खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी खर्चे हम अपने गुड्स को परचेज करने के लिए करते हैं वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्वॉल्व है तो आपके वस्तु के जो प्रोडक्शन के संबंधित जितने खर्चे होंगे वो सारे खर्चे कौन से होंगे? डायरेक्ट। यानी फैक्ट्री के ऊपर होने वाले समस्त खर्चे कौन से होंगे? डायरेक्ट। और उसके बाद ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में सेलिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये सारे खर्चे जितने भी होते हैं वस्तु बनने के बाद जब मार्केट में बिकने जाती है तो उसके जितने भी खर्चे होते हैं वो सब इनडायरेक्ट कहलाएंगे। और वस्तु के बनने यानी निर्माण के प्रक्रिया में होने वाले समस्त खर्चे कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट। आई होप कुछ समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मैं एक प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज कीजिए ये एक पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है। इस पेन को कल्कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया। तो ये मैन्युफैक्चर होके जब ये पर्टिकुलर पेन जो है इसकी कॉस्ट बनी, तो मान लीजिए ये 50 रुपीज का पेन कंपनी को पड़ा। तो यहाँ 50 रुपीज में ये इसके लागत पूरी कंप्लीट आ गई, इसके अंदर सारे खर्चे ऐड हो गए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनकर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका कॉस्ट कितनी आ गई? 50 रुपीज। अब ये जब मार्केट में लॉन्च होगा, जब ये सेल होने जाएगा पेन, तो इसके ऊपर इसकी मार्केटिंग होगी, इसका एडवर्टाइजमेंट होगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारे खर्चे जब इसमें जुड़ेंगे, 10 रुपए का अगर ये और खर्चा बढ़ जाता है तो ये 60 रुपए में ये पेन हमारे को बेचने के लिए रेडी होगा। फिर हम इसमें अपना मुनाफा जोड़ के इसको 75 या जितना भी अमाउंट में हम बेचेंगे वो हमारा प्रॉफिट इसके अंदर ऐड होता जाएगा। तो जो 10 रुपए हमने हमारी तरफ से इसको बेचने के लिए खर्चा किया, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स द सेलिंग फॉर गुड्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। And all expenses incurred towards the purchase of your raw material or your expenses incurred for the manufacturing of this particular product or item, that is called direct expense. तो सिंपल डेफिनेशन है, वस्तु बने उससे खर्चा हुआ तो वो डायरेक्ट, और वस्तु अगर बनने के बाद बिकने के लिए, सेल के लिए अगर कोई खर्चे हो रहे हैं तो वो सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो ये सिर्फ आपको इसलिए कंसेप्ट याद रखना है ताकि आप डिसीजन ले सकें, आप सीख सकें, आप बता सकें
कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट खर्चों की भी बहुत बड़ी लिस्ट है और इनडायरेक्ट खर्चों की बहुत बड़ी लिस्ट है। जब तक आप बाइफरकेशन नहीं सीखेंगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। अब जैसे बिजली का बिल आया, तो आपका मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग भी है यूनिट और आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी है, ठीक है। तो आपने अगर फैक्ट्री का लाइट का बिल दिया तो वो आपका कौन सा खर्चा होगा, डायरेक्ट। तो आप दो लेजर क्रिएट करिए, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ब्रैकेट में फैक्ट्री, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ब्रैकेट में ऑफिस। तो इससे क्या होगा, एक कॉस्ट के अंदर उसमें ऐड होगा जिसके साथ में वस्तु की निर्माण प्रक्रिया या वस्तु के क्रय के ऊपर होने वाले खर्चों में शामिल होगा, और दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव होने के कारण उसके सेल्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके लिए उसकी ऐड होगा। तो एक खर्चा हो जाएगा आपका फैक्ट्री का जो हो जाएगा वो डायरेक्ट, और ऑफिस का हो जाएगा इनडायरेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया फ्रेट। अब हमने अगर फ्रेट दिया, फ्रेट ऑन सेल दिया हमने, बेचने के ऊपर दिया, तो ये हमारा कौन सा खर्चा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। इस तरीके से आपको इसको बाइफरकेट करना है, ठीक है। जितने खर्चे होंगे उतना आएंगे। सैलरी, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, आपके कंपनी के एम्प्लॉइज की सैलरी जा रही है तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की अगर सैलरी वेजेस जा रही है तो वेजेस अकाउंट जो है वो आपका डायरेक्ट है। समझ गए होंगे आप, आई होप आपको ये वर्किंग एकदम क्लियर। तो ये है रिक्वायरमेंट आपके लेजर के क्रिएशन की और उसके अप्रोप्रिएट ग्रुप से लिंक करके। अगर ये वर्किंग प्रॉपर हो जाती है तो आपका अकाउंटिंग भी प्रॉपर ही होगा, ये हमें कंफर्म हो जाता है इस वर्किंग से। अब जब कभी भी आप लेजर बना लें पूरे, उसके बाद अकाउंट्स इन्फो में जाइएगा, लेजर में जाइएगा और मल्टीपल का अल्टर ओपन कर लीजिएगा। मल्टीपल के अल्टर में जाने से फायदा क्या होगा, ऑल आइटम पे आप सारे लेजर एक साथ देख भी पाएंगे। ये क्रोनोलॉजिकल इंडेक्सिंग का बेनिफिट होने के कारण आपको ऑर्डर में ही मिलेगा, और आप सारे लेजर को देख भी सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट नया कुछ ऐड करना है तो आप नीचे भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप सिंगल से भी एंट्री कर सकते हैं और मल्टीपल से भी एंट्री कर। अब आप यहाँ सारे ग्रुप देख सकते हैं। कोई भी वाउचर एंट्री करने की जल्दी ना करें। वाउचर एंट्री करने के पहले मेक श्योर दैट ऑल लेजर्स हैव बीन क्रिएटेड विद एप्रोप्रिएट नेम अलोंग विद देयर प्रॉपर ग्रुपिंग। तो प्रॉपर ग्रुपिंग अगर हो गई है तो दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ केसेस में अगर ग्रुपिंग जो है वो गलत हो जाती है और वाउचर की एंट्री उसमें हो चुकी है, तो मे भी कि वो बाद में ग्रुप को चेंज ना करने दे, ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए एंट्री करने की जल्दी के पहले अगर आपको डाउट है तो किसी से आप कंसल्ट कर लें, और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग को सही करने के बाद ही वाउचर एंट्री स्टार्ट करेंगे तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी। आई होप ये जितना थारोली अभी हम जा सकते थे बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए कोशिश की है। नेक्स्ट सेशन में जो है वीडियो में हम देखेंगे वाउचर की एंट्री अप्रोप्रिएट करना, कितने प्रकार के वाउचर्स होते हैं, कौन कौन से वाउचर किस कार्य के लिए यूज किए जाते हैं, और उनके अंदर कैसे हम वाउचर्स को रिकॉर्ड करेंगे, एंट्रीज कैसे डालेंगे, उसको हम विथ एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये नॉलेजफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो ऐसे सभी लोगों से शेयर कीजिए जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं भी रहा है, और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो इससे रिलेटेड, अभी मैंने वर्किंग स्टार्ट की है टैली के ऊपर, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाए। और आने वाले सभी वीडियोस में आप इसी तरीके से इनडेप्थ नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं उसको खुद ही आप रिजॉल्व कर सकें। आपके कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा मुझे। और चैनल होपफुली आपने सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है, आपको यूजफुल लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज आप जो है उसको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत समझते हो तो उसको शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।